जरा सोचिए, एक ऐसी अनदेखी मशीन है जो पर्दे के पीछे से हमारी पूरी की पूरी फाइनेंशियल दुनिया को चला रही है। एक ऐसी ताकत जो हमारे हर एक आर्थिक फैसले पर अपना कंट्रोल रखती है। मान लीजिए कोई अपने सपनों का घर खरीदने की सोच रहा है, तो उस होम लोन पर ब्याज कितना लगेगा, यही अदृश्य मशीन तय करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सब्जी भाजी से लेकर पेट्रोल तक हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, उनकी कीमतें कितनी तेजी से ऊपर जाएंगी, ये भी जी हां इसी के कंट्रोल में है। और हाँ, यही मशीन ये भी डिसाइड करती है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए अपना बिजनेस बढ़ाना और सबसे जरूरी नई नौकरियां पैदा करना कितना आसान होने वाला है या फिर कितना मुश्किल। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस पावरफुल सिस्टम का ड्राइवर है कौन, और वो ऐसे कौन से लीवर्स खींचते हैं, कौन से बटन दबाते हैं जो हम सबकी जिंदगी पर इतना इतना गहरा असर डालते हैं। चलिए, इस अर्थव्यवस्था रूपी इंजन को समझने के लिए हम इसकी जांच 4 हिस्सों में करेंगे। सबसे पहले समझेंगे इसका दोहरा जनादेश, फिर देखेंगे इसके नीतिगत शस्त्रागार में क्या क्या है, उसके बाद विस्तार बनाम संकुचन की रणनीति, और आखिर में बात होगी अपरंपरागत युग की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दोहरा जनादेश। देखिए, किसी भी मशीन को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि उसे बनाया ही क्यों गया है। आखिर सेंट्रल बैंक का मिशन है क्या? और इसी को कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं होता, ये सेंट्रल बैंक की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इसके जरिए वो मार्केट में पैसे की सप्लाई, पैसा कितना उपलब्ध होगा, और यहां तक कि पैसे की लागत मतलब ब्याज दरें, इन सब को कंट्रोल करता है। और असली चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। सेंट्रल बैंक को ना एक तरह से एक रस्सी पर चलना होता है। सोचिए, एक तरफ उसे महंगाई को काबू में रखना है, जिसे हम प्राइस स्टेबिलिटी कहते हैं, और दूसरी तरफ उसे यह भी पक्का करना है कि इकोनॉमी की ग्रोथ, उसकी रफ्तार धीमी ना पड़ जाए। और मजे की बात यह है कि ये दोनों लक्ष्य अक्सर एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ जाते हैं। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, नीतिगत शस्त्रागार। चलिए अब उस मैकेनिक का टूलकिट खोलते हैं और देखते हैं कि भाई उसके पास ऐसे कौन कौन से औजार हैं जिनसे वो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता है। ये एनालॉजी इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देती है। सोचिए, अगर इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो महंगाई आसमान छूने लगती है, और अगर इंजन बहुत ठंडा पड़ जाए तो मंदी आ जाती है। सेंट्रल बैंक का काम बस इसी इंजन का सही तापमान बनाए रखना है। तो पहला औजार है कैश रिजर्व रेशियो, यानी CRR। इसे आप सेंट्रल बैंक का पहला कंट्रोल लीवर समझ सकते हैं। यह बैंकों को बताता है कि भाई आपके पास जितनी भी टोटल डिपॉजिट है, उसका एक तय प्रतिशत आपको हमारे पास यानी सेंट्रल बैंक के पास कैश में रखना ही होगा। और ये वो पैसा है जिसे बैंक ना तो लोन देने के लिए यूज कर सकते हैं और ना ही कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। अब दूसरा रिजर्व कूल है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी SLR। इसके तहत बैंकों को अपनी कुल जमा का एक तय हिस्सा अपने ही पास रखना होता है, लेकिन लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में, जैसे कैश, सोना या फिर सरकारी बॉन्ड्स। ये एक तरह का सेफ्टी बफर है, और ये भी बैंकों की उधार देने की कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। तो इन दोनों में मेन फर्क क्या हुआ? देखिए, CRR का पैसा रखा जाता है सेंट्रल बैंक के पास, और सिर्फ कैश के तौर पर, जिस पर कोई ब्याज भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ SLR का पैसा बैंक खुद अपने पास रखता है, और इसमें कैश के अलावा सोना या सरकारी बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, जिन पर उन्हें ब्याज मिल जाता है। लेकिन शायद जो सबसे पावरफुल टूल है वो है रेपो रेट। ये वो ब्याज दर है जिस पर सेंट्रल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंकों को थोड़े समय के लिए पैसा उधार देता है। अब सोचिए, जब सेंट्रल बैंक रेपो रेट कम करता है तो बैंकों के लिए उधार लेना सस्ता हो जाता है, और फिर वो आगे ज्यादा लोन देकर इकोनॉमी को रफ्तार देने की कोशिश करते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, विस्तार बनाम संकुचन। अब जब हम सारे टूल्स के बारे में जान गए हैं, तो ये देखते हैं कि सेंट्रल बैंक इन औजारों का इस्तेमाल करके कब एक्सीलरेटर दबाता है और कब ब्रेक लगाता है। यहां पर दो मेन स्ट्रैटेजीज सामने आती हैं। जब इकोनॉमी सुस्त पड़ रही हो, ग्रोथ धीमी हो, तो सेंट्रल बैंक एक डविश या विस्तारवादी रुख अपनाता है, मतलब एक्सेलरेटर दबाता है। इसका लक्ष्य होता है इकोनॉमिक ग्रोथ को रफ्तार देना, जिसके लिए वो ब्याज दरें घटाकर मार्केट में पैसे की सप्लाई बढ़ा देता है। और इसके ठीक उलट, जब महंगाई हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो एक हॉकिश या संकुचनवादी रुख अपनाता है, मतलब जोर से ब्रेक लगाता है और दरें बढ़ाकर पैसे की सप्लाई को कम कर देता है। लेकिन तब क्या होता है जब इंजन के सामने कोई इतना बड़ा संकट आ जाए कि ये सारे नॉर्मल स्टैंडर्ड टूल काम करना ही बंद कर दें? और ऐसा हुआ है। हाल के इतिहास में देखें तो 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और फिर 2020 की कोविड महामारी, इन बड़े संकटों ने सेंट्रल बैंक्स को अपने पारंपरिक टूलकिट से बाहर सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें कुछ नए और ज्यादा पावरफुल औजार बनाने पड़े। और ये हैं वो नए स्पेशल टूल्स, LTRO और TLTRO। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस यानी LTRO के जरिए सेंट्रल बैंक बैंकों को 1 से 3 साल जैसे लंबे समय के लिए पैसा देता है, ताकि मार्केट में एक स्टेबिलिटी बनी रहे। और टारगेटेड LTRO में तो ये पैसा इकोनॉमी के उन खास सेक्टर्स को दिया जाता है जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है, जैसा कि हमने महामारी के दौरान देखा था। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, अर्थव्यवस्था को चलाने वाला ये जो इंजन है ना, ये कोई स्थिर चीज नहीं है। ये एक डायनामिक सिस्टम है
जो नई और मुश्किल फाइनेंशियल चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार खुद को बदलता रहता है, खुद को विकसित करता रहता है। तो हमने इस आर्थिक इंजन का हुड खोलकर तो देख लिया है, लेकिन हमारी ये पड़ताल यहीं खत्म नहीं होती। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगले विश्लेषण में हमें किस खास टूल की गहराई से जांच करनी चाहिए, रेपो रेट की या फिर सीआरआर की। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।